हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैक टेक्नोक्रेट्स पर। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, मैकेनिक्स के हमने दो पार्ट्स बताए थे, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, जिसमें से हमने डायनेमिक्स का पहला चैप्टर शुरू किया था। आपके एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर स्टार्ट होता है मोशन इन वन डायमेंशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से। ठीक है, तो उसके हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, रेफरेंस फ्रेम पढ़ा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। ठीक है, आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक हो जाएगा, आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा स्पीड। हिंदी में इसको बोलते हैं चाल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चाल। अब स्पीड के बारे में अगर बात करें तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे अगर डिस्टेंस चेंज होता है, कोई जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके मूवमेंट के कारण उसकी लोकेशन बार बार बदलेगी, और लोकेशन बार बार बदलेगी तो डिस्टेंस भी कंटिन्यूसली बदलेगा या फिर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस कैसे बढ़ रहा है उसे ही हम बोलते हैं स्पीड। इसको हम लिख देंगे, इट इज the rate change of it is the rate change of distance it is the rate change of distance with respect to time। ठीक है, मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? स्पीड, या फिर हिंदी में चाल। आपको मैंने कैलकुलस के अंदर बताया था फंक्शन। फंक्शन में मैंने बताया था इनपुट और आउटपुट। ठीक है ना, तो यहाँ पर टाइम का जो वेरिएबल है वो इनपुट है। मैंने कल आपको बताया था मोशन के अंदर क्या होता है, मोशन के अंदर तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं और एक टाइम कोऑर्डिनेट होता है। बताया था ना, जिसको हम इवेंट या मोशन बोलते हैं, तो यही है वो टाइम कोऑर्डिनेट। जितने भी प्रकार के मोशन होते हैं उन सभी मोशंस में टाइम कोऑर्डिनेट इनपुट का काम करता है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम चेंज होएगा वैसे वैसे डिस्टेंस चेंज होएगा। डिस्टेंस चेंज होने से टाइम चेंज होएगा क्या? नहीं। आप किसी भी चीज को चेंज मत करो पर टाइम तो फिर भी आगे बढ़ता रहेगा, टाइम तो फिर भी कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है ना, तो टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। टाइम क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और डिस्टेंस क्या है? ये डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो इस टाइम को हम लिख देते हैं इनपुट, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को जनरली इनपुट लिया जाता है, और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये हमारे पास हो जाता है आउटपुट। ठीक है, मैंने जो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन बताई थी मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं और आपका रिवीजन भी करवाता चल रहा हूं। ठीक है, तो इट इज द रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस, जो कि आउटपुट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जैसे जैसे इनपुट चेंज होगा, जिस रेट से इनपुट चेंज होगा उसी रेट से आपके डिस्टेंस भी चेंज होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको कैसे लिखेंगे अपन, है ना? इट इज द रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्पीड को डिनोट करेंगे अपन एस इज इक्वल टू डी बाय टी, जहां पर डी क्या है? डी है हमारे पास डिस्टेंस, और टी क्या है? टी है हमारे पास टाइम इंटरवल। ये हमारे पास क्या है? टाइम इंटरवल। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू डी बाई टी। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? देखो, मीटर पर सेकेंड। डी क्या में नापेंगे हम भाई? डी क्या है? डिस्टेंस। क्या में नापेंगे? मीटर में। अपॉन, और टाइम को क्या में नापेंगे? सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास एम के एस यूनिट है ना। यूनिट वाला चैप्टर मैं आपको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, यूनिट एंड डायमेंशन वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास एम के एस यूनिट है, मीटर किलोग्राम सेकंड यूनिट। ठीक है, तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। दूसरी चीज इसके बारे में जो हमें पता होनी चाहिए वो है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आप ध्यान दीजिए कि डिस्टेंस कैसा होता है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है। तो डिस्टेंस और टाइम, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम के पास भी डायरेक्शन थोड़ी है ना। तो डिस्टेंस और टाइम ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारे पास जो नई क्वांटिटी डिराइव हुई है जिसे हम स्पीड बोल रहे हैं वो भी क्या हो जाएगी? वो भी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट इस पे आ जाएगा कि स्पीड कैन नेवर बी डिक्रीजिंग नेवर बी नेगेटिव। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब इसके पीछे आप सोचिए स्पीड नेगेटिव क्यों नहीं होती, क्योंकि कल मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दिया था। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आपका पार्टिकल ने अगर चलना शुरू कर दिया, ठीक है, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल ही करेगा। अब वो डायरेक्शन चेंज करके वापस उसी जगह पे आ जाए जहां से उसने शुरू किया था, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, क्योंकि 4 कदम उसको जाने में लगे और 4 कदम वापस आने में लगे, तो टोटल 8 कदम हो गए, तो वो उसका डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन +4 कदम लगे जाने में और -4 कदम लगे आने में, वेक्टोरियल तरीके से सोचिए, +4 कदम लगे जाने में, -4 कदम लगे आने में, तो +4 और -4 को ऐड किया तो 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर हम बात करें ए, तो एक हमारे पास होती है एवरेज स्पीड, एक हमारे पास होती है एवरेज स्पीड। ठीक है, एक हमारे पास होती है एवरेज स्पीड, इसको अपन बोल देते हैं एस एवरेज। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है एस एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, जो भी आपने ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है ना, मतलब आपने जितना भी डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया है और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टोटल जितना टाइम लगा है, उन दोनों की रेशियो में क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का अगर हम फॉर्मूला लिखें एस एवरेज, तो इज इक्वल्स टू d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। अब t1 t2 t3 आपके क्या हैं, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास कोई पॉइंट है ए से मैं चला बी तक, बी से मैं चला सी तक और सी से मैं चला डी तक। ठीक है, इस तरीके से। तो ए से बी तक चलने में मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया d1 और मैंने टाइम लिया t1। बी से लेके सी तक चलने में डिस्टेंस ट्रेवल किया d2 और टाइम लिया t2। इसी तरीके से सी से डी तक चलने के लिए मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया d3 और टाइम लिया t3। ठीक है, तो मैंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, d1 प्लस d2 प्लस d3, तो टोटल डिस्टेंस हो गया। और टोटल टाइम कितना था, t1 प्लस t2 प्लस t3। तो एस एवरेज आप इस फॉर्मूले से अच्छे से निकाल सकते हैं। अगर आपने आपकी जर्नी के एन पार्ट्स किए हैं, देखो मेरी जर्नी थी ए से लेके डी तक, यात्रा पहुंचानी थी ए से लेके डी तक। कितने पार्ट्स करे मैंने यात्रा के, जर्नी के, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, मतलब मैंने इसके 3 हिस्से कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टाइप के डिस्टेंस आ गए और 3 तरीके के टाइम आ गए। अगर आप इसके एन पार्ट भी कर देंगे तो भी फॉर्मूला यही एप्लीकेबल होगा, ये आगे एक्सटेंड हो जाएगा फॉर्मूला। आया आपको बात समझ में? तो ये एवरेज स्पीड होती है। उसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें, तो ये हमारे पास होती है इंस्टंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टंटेनियस स्पीड, इसको हम लिख देते हैं एस आई, एस इंस्टंटेनियस। ठीक है, अब एस इंस्टंटेनियस स्पीड को हम कैसे बताएंगे, इसको हम बोल देंगे इट इज द रेट चेंज, it is the rate change of distance, it is the rate change of distance with respect to time। ठीक है, अगर हम एस इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला लिखें, एस इंस्टेंटेनियस, तो ये आ जाएगा डी बाई डी टी, मतलब डिफ्रेंशिएशन आएगा अब अपने पास, क्या जाएगा, डिफ्रेंशिएशन। या फिर अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, लिमिटिंग केस है ना, लिमिटिंग केस ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, तो ये हमारे पास हो जाता है डी एस बाय डी टी, जहां पर एस क्या है,
डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहाँ पर ऐसा हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एस हमारे पास है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना। तो हमने एस का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। तो अगर आप इन दोनों को कैलकुलस से रिलेट करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया कि एस है अपने पास डिस्टेंस ट्रेवल, तो उसका जब हम लिमिटिंग केस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, लिमिटिंग केस, मतलब हम टाइम इंटरवल को बहुत ही छोटा कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस का डेरिवेटिव। क्या आ जाता है, डिस्टेंस का डेरिवेटिव। तो आपको एक फॉर्मूला ये याद रखना है, एक फॉर्मूला ये याद रखना है, और एक फॉर्मूला ये याद रखना है, ठीक है। मतलब चेंज इन लोकेशन, आप इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर एवरेज स्पीड को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज इन लोकेशन, इट इज द रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस, या फिर इट इज द रेट चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक समान चाल, इसका मतलब क्या होता है, एक समान चाल। तो इसकी जो डेफिनेशन आ जाएगी वो हम इस तरीके से लिख देंगे कि इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम्स, इन इक्वल टाइम इंटरवल, है ना, टाइम इंटरवल। तो इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। और दूसरा हमारे पास आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, दोनों अनइक्वल नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक डिस्टेंस है, उसके बाद ये हमारे पास दूसरी डिस्टेंस है, और ये हमारे पास तीसरी डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारे पास तीसरी डिस्टेंस है। तो इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा। तो मैंने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया टी टाइम में, उसके यहां से लेके यहां तक, है ना, यहां से लेके यहां तक। उसके बाद मैंने d/2 डिस्टेंस ट्रेवल किया t/2 टाइम में, और उसके बाद मैंने 2d डिस्टेंस ट्रेवल किया 2t टाइम में। अब देखिए यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में क्या कहा गया है कि इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम। तो इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ बोले कि सर यहाँ पे डी कवर हुआ, यहाँ d/2 कवर हुआ, और यहाँ पे 2d कवर हुआ, ठीक है। लेकिन बच्चों ये जर्नी के टुकड़े तो मैंने करे अपने हिसाब से, आई बात समझ में। ये जर्नी के टुकड़े मैंने सेट किया था कि पहला मैं डी डिस्टेंस चलूंगा फिर रुकूंगा, ये मैंने सेट तय किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये टुकड़े जरूर अनइक्वल दिख रहे हैं, ये टुकड़े जरूर अनइक्वल दिख रहे हैं, यहाँ पर डी है, यहाँ पे d/2 और यहाँ पे डबल है 2d। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ठीक है, एस एवरेज, एस एवरेज हमारे पास कितना आ जाएगा, d प्लस d/2 प्लस 2d अपॉन t प्लस t/2 प्लस 2t। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2d प्लस d 3, 3 2 जा 6 प्लस 1 7d/2। तो हमारे पास आ जाएगा 7d/2 अपॉन, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7t/2, कितना आ जाएगा 7t/2। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा d/t। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हर t सेकंड में अगर आपका मूविंग पार्टिकल d मीटर चलता है ना, हर t सेकंड में आपका पार्टिकल d मीटर चलता है, तो उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म, उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म, ठीक है। हर t सेकंड में d मीटर में, या t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसी करस्पॉन्डिंग d की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे t को मैंने लिया 2 सेकंड, तो d मेरे पास आया 4 मीटर। इसके बारे में एक नोट लिख लेते हैं छोटा सा, है ना, जब मैं ग्राफ आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में तब आपके समझ में आएगा कि ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मतलब अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है ना। और यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कितने किस में आ जाएगा,
डी और टी में, जहां पर टी इनपुट हो जाएगा और डी आउटपुट हो जाएगा। आ गई आपको बात समझ में? दूसरा अपन पढ़ लेते हैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में हम लिख देंगे कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम। अब ये क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये 2d चल रहा है t टाइम में, ये d/2 चल रहा है 2t टाइम में, और ये d चल रहा है t टाइम में, ठीक है। तो मेरी जर्नी थी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। तो पहला पार्ट जो 2d डिस्टेंस था वो मैंने t टाइम तक चला, यहाँ पर टाइम डबल हो गया, पर डिस्टेंस आधा हो गया, ठीक है। तो यहाँ की स्पीड हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ d/t, है ना, जिसको हम 2s लिख सकते हैं। d/t को s बोला अपन ने, देखो d/t को s बोला है, तो यहां से लेके यहां तक की स्पीड 2s है। यहां से लेके यहां तक की स्पीड की बात करें, यहां से लेके यहां तक की स्पीड की, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा डी, सॉरी 1/4 d/t, ठीक है ना। मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस डिस्टेंस को इस टाइम से डिवाइड कर देंगे अपन, तो अपने पास यही आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है s/4, कितना आ रहा है s/4। उसके बाद में इसकी बात करूं तो ये मेरे पास आ रहा है d/t, ये मेरे पास s के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो जब हम इस वाले केस की बात कर रहे थे, तो इस वाले केस में हमारे पास एवरेज आ रहा था d/t, क्या आ रहा था, d/t। मतलब यहां से लेके यहां तक भी वही स्पीड थी जो यहां से लेके यहां तक थी, जो यहां से लेके यहां तक थी। बीच में स्पीड को ना तो कम किया गया ना ज्यादा किया गया। आप समझ रहे हैं बात को? इन सभी रस्तों के दौरान, अब अगर मैं इसके, ये 3 टुकड़े हैं, मैं इसके 4 टुकड़े कर लूं या फिर अलग अलग लेंथ के टुकड़े भी कर लूं, तो भी हर टुकड़े में मेरी स्पीड एक जैसी थी, कांस्टेंट थी, ठीक है ना। अभी हम डायरेक्शन की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सीधी लाइन में चल रहे हैं, इसलिए डायरेक्शन को दिमाग में न लाएं। तो आपको समझ में आया कि हर टुकड़े के लिए स्पीड d/t थी। इस वाले केस में देखिए, इस वाले केस में पहले हमारी स्पीड डबल थी, 2s थी। 2s मतलब s को मैं अगर 10 मान लेता हूं, तो पहले मेरी स्पीड थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, या 20 मीटर पर सेकेंड। s को मैंने 10 माना, अब 10 में 4 का डिवाइड करा तो 2.5। अब यहाँ पे मेरी स्पीड हो गई 2.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर तो थी 20 मीटर पर सेकेंड, तो मतलब यहाँ पे मैं तेज चला था। कैसे चला था, तेज, मतलब इस रास्ते में मैं तेज चला था। उसके बाद इस रास्ते में मैं धीरे चला था, और उसके बाद इस रास्ते में मैं मध्यम चला था। मध्यम मतलब इससे तेज और इससे धीरे। कुछ आई बात समझ में? तो इसी को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। आई बात समझ में? मतलब यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। तो स्पीड के बारे में ये कुछ बेसिक्स थे जो आपको अच्छे से आने चाहिए। तो यहां तक समझने के बाद आगे एक चीज और हम देख लेते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी भी स्पीड का इक्विवेलेंट ही है। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेट करते थे, वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी भी आपस में एक दूसरे से रिलेट करेंगे। तो स्पीड को हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। मतलब अगर आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में ट्रेवल करो, तो आप एक डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में एक डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो उन दोनों का जब हम रेट चेंज निकालते हैं, तो हमारे पास क्या आती है, डिस्टेंस के रेट चेंज से स्पीड आती है, और डिस्प्लेसमेंट के रेट चेंज से वेलोसिटी आती है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब अगर आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो स्पीड के इक्वल ही आएगा। आगे हम चल के देखेंगे कैसे।
अब थोड़ा इसके ऊपर मैं एक ग्राफ बता देता हूं आपको, ठीक है। ये ग्राफ है। अब हम सपोज कीजिए आपका पार्टिकल कुछ इस तरीके से गया है, यहां से आपका इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, ठीक है। और पार्टिकल इस पाथ पे गया है, इस रास्ते पर गया है। अब अगर हमको स्पीड निकालनी है, ठीक है, तो ये देखो हमने क्या करा, हमने पोजीशन वेक्टर मिला दिया, ये पोजीशन वेक्टर मिला दिया। तो ये तो आपके पास आ गया डिस्प्लेसमेंट, ये तो आपके पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। और ये आपके पास आ गया डिस्टेंस, और ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर ए पर टाइम क्या था, मतलब जब मैं ए की बात करूं तो हमारा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ था, मतलब ये इनिशियल पॉइंट था। और जब मैं बी की बात करूं, ये रहा हमारे पास बी, तो बी पर क्या था हमारे पास, बी पर हमारे पास टाइम कंप्लीट हो चुका था, मतलब हम ए से लेके बी तक की बात कर रहे थे। तो स्पीड, स्पीड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टी माइनस जीरो, मतलब यहां से यहां तक कितना टाइम लगा हमें, जीरो से लेके टी तक, तो टी टाइम लगा, इसलिए हमने यहाँ पे डेल्टा टी रख दिया। अब अगर आप बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा कहाँ है, इस एरो की डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ होती है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी की अगर अपन बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही रहेगी। एवरेज स्पीड की डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में ही रहेगी। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक इंस्टेंट पर आपकी मोटरसाइकिल के अंदर वो जो कांटा लगा रहता है ना, जो स्पीड को बताता है, तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। रोड खाली होता है, आप गाड़ी तेज भगाते हैं तो वो स्पीड बढ़ती हुई नजर आती है, मतलब गाड़ी आपकी एक्सीलरेट कर रही है, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बताता है, ठीक है। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करें तो ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड इज टेंजेंशियल, टेंजेंशियल टू द पाथ एट दैट इंस्टेंट। कहने का मतलब यह है कि आप चाहते हो कि इस पॉइंट पर, मतलब जब टाइम इतना हो रहा था, यहाँ पे टाइम हो रहा था 0 सेकंड, यहाँ पे टाइम हो रहा था 5 सेकंड, तो आपने कहा कि नहीं हमें तो 4 सेकंड पर स्पीड की डायरेक्शन पता करनी है। क्या पता करनी है, स्पीड की डायरेक्शन या पार्टिकल की डायरेक्शन, की पार्टिकल किस तरफ चल रहा है। तो आप यहाँ पर एक टेंजेंट बना देंगे इस तरीके से। आप क्या बना देंगे, टेंजेंट, स्पर्श रेखा। तो यही आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड की डायरेक्शन बता देगी। तो कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको, हाँ। ये स्पीड का बेसिक इंट्रोडक्शन था। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम स्पीड को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब एवरेज स्पीड के ऊपर दो बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। एवरेज स्पीड फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स, एवरेज स्पीड फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास एस एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वो होता है d1 प्लस d2 प्लस डॉट 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 प्लस dn। टोटल डिस्टेंस आ गया, मैंने टी पार्ट्स कर लिए थे, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 प्लस tn। ये हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था। अब अगर आप इक्वल टाइम इंटरवल की बात करते हैं तो ये लो भाई, हमारे पास एक लेंथ आ गई ट्रेवल करने के लिए। मैं इसके 3 पार्ट्स कर लेता हूँ, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। अब इनको नाम दे देते हैं। सपोज कीजिए मैं यहां से लेके यहां तक चला v1 वेलोसिटी से, स्पीड से, है ना, v1 स्पीड से यहां से लेके यहां तक मैं चला v2 स्पीड से, और यहां से लेके यहां तक मैं चला v3 स्पीड से। आई बात समझ में। और इसमें मैंने टाइम लिया t1, यहां से यहां तक मैंने टाइम लिया t2, और यहां से लेके यहां तक मैंने टाइम लिया t3।
ये वही वाला केस है जो मैंने अभी बताया था, मतलब अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग स्पीड है आपके पास। मतलब आपकी जो गाड़ी है, आपका जो मोशन है, बीच में कभी तेज हो रहा है, कभी धीरे हो रहा है, कभी तेज हो रहा है, कभी धीरे हो रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया था ना अभी बोर्ड साफ करने से पहले, तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। ये कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन अगर हम इस पूरे मोशन को यूनिफॉर्म कंसीडर करना चाहें, है ना, अगर हम इस पूरे मोशन को यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म कंसीडर करना चाहें, तो उस केस में जो हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे वो पूरे मोशन के लिए कांस्टेंट होगी। और वो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, चलिए देखते हैं। तो यहां पर हमें दे रखा है v1, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब t1 इक्वल टू टी2 इक्वल टू टी3। इसको हम t के इक्वल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? t के इक्वल। अब हम जानते हैं, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि वेलो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसी तरीके से दूसरा आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और इसी तरीके से तीसरा हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे मेरे को टी1 टी2 और टी3 लिखना था, लेकिन वो सबके सब बराबर हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि हमने ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करे हैं अलग अलग तीन तरीके के, v1 वेलोसिटी, v2 वेलोसिटी और v3 वेलोसिटी से, उनका टाइम इंटरवल सेम है। मतलब ये 1 घंटे में चला है मैंने, तो ये डिस्टेंस भी 1 घंटे में चला है। भले ही गाड़ी की स्पीड कम या ज्यादा करनी पड़ गई हो, पर ये डिस्टेंस भी 1 घंटे में चला है, और ये डिस्टेंस भी 1 घंटे में चला है, तो टाइम पीरियड सेम है। अब अगर हम इस एस एवरेज के फॉर्मूले का यूज करें, एस एवरेज इक्वल टू d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है, तो d1 d2 d3 की हमें ये वैल्यू रखनी है, तो v1t प्लस v2t प्लस v3t डिवाइडेड बाय t1 t प्लस t प्लस t। भाई तीनों की वैल्यू सेम है तो मैंने t लिख दिया। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो एवरेज स्पीड हमारे पास आ जाएगी। देखो टी कॉमन ले लेते हैं हम बाहर, तो टी बाहर आ गया, अंदर बचेगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3t। तो t से t कैंसिल, तो हमारे पास एस एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा। एस एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3। तो आइए आपको कुछ बात समझ में, ये एस एवरेज का फॉर्मूला है। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको पढ़ना होगा और उसके अंदर आपको ये जज करना होगा कि क्वेश्चन में उसने इक्वल टाइम इंटरवल दे रखा है क्या। अगर उसने इक्वल टाइम इंटरवल दे रखा है और क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको इसी तरीके से मिलेगा, ये क्या है, ये है आपके पास क्वेश्चन फॉर्मेट, ये आपके पास क्वेश्चन फॉर्मेट है। क्वेश्चन आपको इसी तरीके से मिलेगा कि इतने पार्ट तक में v1 से चला, इतने पार्ट तक v2 से चला और इतने पार्ट तक v3 से चला। ठीक है, क्वेश्चन इस फॉर्मेट में मिलेगा, तो आप डायरेक्ट इस इक्वल टाइम इंटरवल देखकर डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। इन जनरल, अगर हम जनरल केस की बात करें, बहुत सारे हैं अपने पास, है ना, तो हमारे पास एस एवरेज आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 प्लस vn डिवाइडेड बाय n। इसी फॉर्मूले का एक्सपेंडेड वर्जन मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये आपको आ गई एवरेज स्पीड फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं, बी। बी हमारे पास हो जाएगा कि एवरेज स्पीड फॉर इक्वल डिस्टेंसेस। अब हम इक्वल डिस्टेंस की बात करेंगे। क्या करेंगे? इक्वल डिस्टेंस की बात। तो देखिए डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर बना लेते हैं डायग्राम, इसका फॉर्मेट। ठीक है, ये लीजिए, ये यहाँ तक आ गया हमारे पास। तो एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, ये हमारे पास है d1, ये है d2, ये है d3। यहाँ पे स्पीड में चला v1 से, यहाँ सॉरी, यहाँ से यहाँ तक में चला स्पीड v1 से, यहाँ से यहाँ तक में चला स्पीड v2 से, और यहाँ से यहाँ तक में चला स्पीड v3 से। टाइम लगा t1, टाइम लगा t2, टाइम लगा t3। ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्मेट यही मिलेगा अभी भी, वो आपको स्पीड देगा अलग अलग इंटरवल्स के लिए।
और पूछेगा एवरेज, वो डायरेक्ट आपको डिस्टेंस नहीं देगा, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। तो इस फॉर्मूले में तो कभी क्वेश्चन बनेगा नहीं, बन भी जाए तो आपकी किस्मत है। बाकी बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, कॉन्सेप्ट इस तरीके से लगाने पड़ते हैं, वो आपको अलग अलग पार्ट्स के लिए स्पीड देगा। अब हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें दे रखा है गिवन, हमें दे रखा है कि d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3, तो इसे हम d के इक्वल मान लेते हैं। हम क्या मान लेते हैं इसे, d के इक्वल। ठीक है, तो दूसरी चीज, डिस्टेंस इज इक्वल टू v बाई टी होता है हमारे पास, तो t हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम, ये हमारे पास आ जाएगा d बाई वी। समझ में आ रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, तो t हमारे पास आ जाएगा, v को यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे तो t हमारे पास आ गया d बाई वी। तो इससे हम लिख सकते हैं कि t1 इज इक्वल टू d बाय v1। दूसरा हम लिख सकते हैं t2 इक्वल टू d बाय v2। और तीसरा हम लिख सकते हैं t3 इज इक्वल टू d बाय v3। यहां पर मेरे को d1 d2 d3 लिखना था, लेकिन वो तीनों के तीनों d के इक्वल हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है इक्वल डिस्टेंसेस। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हम यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे। एस एवरेज हमारे पास आ जाएगा d1 d2 प्लस d3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर ये हमारे पास आ जाएगा d प्लस d प्लस d, और नीचे हमारे पास आ जाएगा t1 की जगह हम रख देंगे d बाई वी वन, d बाई वी वन प्लस d बाई वी टू प्लस d बाय d3। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 3d बाई d प्लस d 3d। अब हम यहाँ पर d कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू प्लस 1 बाय v3। अब ये d से d कैंसिल है। ठीक है, तो हमारे पास एस एवरेज कितना आ जाएगा, हमारे पास एस एवरेज आ जाएगा 3 अपॉन 1 बाय वी वन प्लस 1 बाय वी टू प्लस 1 बाय v3। ठीक है, और अगर अपन जनरल केस लिखना चाहें, एस एवरेज जनरल केस, तो जनरल केस हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा n अपॉन 1 बाय वी वन प्लस 1 बाय वी टू प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाय वी एन, अगर आपने अपने पाथ के एन टुकड़े कर रखे हो तो। आई बात समझ में, तो ये भी आपके जनरल फॉर्मूला है, ये आपके 3 पार्ट्स के लिए फॉर्मूला है, यहाँ पर भी हमने 3 पार्ट्स के लिए निकाला था, और ये जनरल फॉर्मूला कहाँ था, ये रहा अपने पास, ये जनरल फॉर्मूला है ना, एन पार्ट्स के लिए, ऐसे वो भी एन पार्ट्स के लिए है। एक चीज अगर अपन फॉर 2 पार्ट्स, फॉर 2 पार्ट्स ऑफ जर्नी, जर्नी के अगर सिर्फ हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, तो हमारे पास एस एवरेज कितना आ जाएगा, हमारे पास एस एवरेज आ जाएगा एन की जगह 2, और यहाँ आ जाएगा v1 प्लस v2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 v1 प्लस v2 बाय v1 v2। तो हमारे पास एस एवरेज आ जाएगा 2 पार्ट्स के लिए, कितना आ जाएगा, 2 v1 v2 बाय v1 प्लस v2। तो ये भी एक फॉर्मूला है, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस बन जाते हैं, इस वाले के ऊपर अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ आपको फॉर्मूले डिराइव किए हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़कर आपको समझना होगा इक्वल टाइम इंटरवल है या फिर इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड एवरेज स्पीड फॉर जर्नी, फॉर जर्नी की। ठीक है, ये हमारे पास ये हमारे पास दी है, ठीक है, अब इसलिए मैंने बात करी, ठीक है, इसलिए मैंने दो बात करी, ये डिस्टेंस मेरे पास दी है, ये डिस्टेंस मेरे पास दी है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ टाइम जितना लगाओ, यहाँ से टाइम लगाओगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ टाइम ठीक है, या चलिए निकल देते हैं जब। ठीक है, अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे, सॉल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, अब देखिए, सॉल्यूशन के लिए आप जनरल इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, आप जनरल इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, d1 प्लस d2 प्लस d3 इस तरीके से। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा एस एवरेज इज इक्वल टू 30 प्लस 20 प्लस 50, तो 30 प्लस 20 प्लस 50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। और उसके बाद अगर हम t की बात करें, डेल्टा t टाइम ड्यूरेशन, तो 20 सेकंड प्लस 20 सेकंड 20 प्लस 20 40,
40 प्लस 30 70, तो ये हमारे पास आ जाएगा 70। ठीक है, ये मीटर है और ये सेकंड है। तो एस एवरेज हमारे पास कितनी आ जाएगी, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 10/7। एस एवरेज हमारे पास कितनी आ गई है, 10/7। लेकिन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मिड पॉइंट है बिल्कुल, देखो ए और बी के बीच में ये दो पॉइंट्स हैं, तो 30 मीटर प्लस 20 मीटर, ये कितना हुआ यहां से लेके यहां तक 50 मीटर, और ये कितना हुआ 50 मीटर, मतलब ये इक्वल डिस्टेंसेज हैं, ये दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंसेज। तो इक्वल डिस्टेंसेज वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, ये वाला। और अगर आप इस आधे डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल है, क्या है यहाँ पे, इक्वल टाइम इंटरवल। इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूं। तो ठीक है विद्यार्थियों, एस एवरेज आपने इस तरीके से निकाल लिया, बिल्कुल ही बेसिक फॉर्मूले से। अब मैं आगे आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा जिसमें हम इन दोनों फॉर्मूलों का भी यूज करना सीखेंगे। चलिए विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, गिवन डाटा। हमारे पास डाटा क्या गिवन है, हमारे पास डाटा गिवन है कि v1 = 2 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास दूसरा डाटा गिवन है v2 = 3 मीटर पर सेकेंड, और तीसरा डाटा हमारे पास गिवन है v3 = 5 मीटर पर सेकेंड। ये डाटा आ गया हमारे पास। एंड और दूसरी चीज इसने हमें दे रखी है, दूसरी चीज इसने हमें क्या दे रखी है, दूसरी चीज इसने हमें दे रखी है कि t फ्रॉम a to d = टाइम टेकन फ्रॉम d to c, और इसको हम t मान लेते हैं, या फिर इक्वल टाइम है ना, यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टाइम, ये दोनों इक्वल टाइम से। तो एस एवरेज हम निकालेंगे सबसे पहले। हमें इन दोनों का टाइम इक्वल दिख रहा है ना, तो हम पहले इक्वल टाइम इक्वल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए टू सी क्या लिखेंगे, ए से लेके सी तक का एवरेज निकाल रहे हैं, अभी पूरी जर्नी का नहीं निकाल रहे, अभी ए से लेके सी तक का निकाल रहे हैं। ए से लेके सी तक के लिए फॉर्मूला क्या था, v1 + v2/2, 2 + 3, तो 2 + 3/2। तो हमारे पास एस एवरेज की वैल्यू आ गई ए से लेके सी तक 5/2 मीटर पर सेकेंड। ओके देन, अब हम बात करते हैं, क्योंकि एस चूंकि ए सी इक्वल टू सी बी, क्यों, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी हमें ए बी का मिड पॉइंट दे रखा है, तो ए से लेके सी की जितनी डिस्टेंस होगी वो इतनी डिस्टेंस सी से लेके बी तक होगी। ठीक है ना, तो हम क्या बोल देंगे, इक्वल डिस्टेंस। अब इक्वल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, तो एस एवरेज, एस एवरेज हमारा कहां से कहां तक आ जाएगा, ए से लेके बी तक, ए टू बी। अब एस एवरेज का फॉर्मूला क्या था, हमारे पास होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, वेयर यहाँ पर हमारे पास v1 कितना आ जाएगा, v1 हमारे पास आ जाएगा ए से लेके सी तक की एवरेज डिस्टेंस, एस एवरेज ए टू लेके सी। भाई ए से सी तक की अपन ने जो एवरेज निकाली थी वही तो आएगी यहाँ पे v1, क्योंकि ए से लेके बी के जब हमने दो पार्ट करे, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तो इस पूरे पार्ट की जो वेलोसिटी है वो इसकी एवरेज वेलोसिटी है, तो वही हमने यहाँ रखी है। ठीक है ना, पहले हमने इस बड़े पार्ट के आधे पार्ट के दो टुकड़े करे, एक टुकड़ा ये एक टुकड़ा ये, दोनों का टाइम इंटरवल इक्वल था, तो हमने इस लेंथ के लिए या इस पाथ के लिए एवरेज निकाला। उसके बाद ये एक टुकड़ा, ये एक टुकड़ा, हो गए टोटल जर्नी। तो इस टुकड़े के एवरेज को इसके साथ हम यहाँ पर फॉर्मूले में रख देंगे, तो पूरे ओवरऑल जर्नी का एवरेज हमारे पास आ जाएगा। तो v1 हमारे पास एस एवरेज AC हो जाएगा, तो एस एवरेज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, 2। अब v1 की जगह हमें ये रखना है, और v2 हमें कितना दे रहेगा क्वेश्चन में, 5 मीटर पर सेकेंड।
और ये कितना है 5/2 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए रख देते हैं 2 इंटू 5/2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 5। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 5 जा 25, तो ये हमारे पास आ गया 25। नीचे आ जाएगा 5 2 जा 10, 15/2, तो 15/2 ये 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 50/15। अब 5 के टेबल से कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10/3। ठीक है, तो एज एवरेज फॉर होल जर्नी A to B इज इक्वल्स टू 10/3 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं 3.33 मीटर पर सेकेंड। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपको यूज में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिया जिसके अंदर मैंने इक्वल टाइम इंटरवल और इक्वल डिस्टेंस दोनों के कॉन्सेप्ट को मर्ज करके करवाया है आपको। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास हो जाएगा वेलोसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, वेग। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसके पास डायरेक्शनल नेचर होता है। क्या होता है, डायरेक्शनल नेचर। तो इट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर और change in displacement with respect to time, ठीक है, अगर टाइम को इनपुट ले लेते हैं, यहां पर हमने स्पीड के केस में हमने डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस को आउटपुट लिया था। वेलोसिटी जब हम निकालते हैं, वेग हम निकालते हैं, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी से एक वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मेशन हुआ है ना, इसीलिए वेक्टर भी हमारे, वेलोसिटी भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी। क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी। डायग्राम में अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, तो सपोज कीजिए इनिशियल पॉइंट है, ये पार्टिकल रैंडमली मूव करता हुआ यहाँ पर आया, तो इनिशियल लोकेशन, सॉरी ये इनिशियल लोकेशन, ये फाइनल लोकेशन। तो डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरीके से आएगा, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते थे डेल्टा आर वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन ये है। तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी। अब मैंने ऊपर एरो लगा दिया, पहले देखिए मैं एरो नहीं लगा रहा था, तो वो स्पीड था, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। लेकिन मैंने जैसे ही एरो लगाया तो ये मेरे पास हो जाएगा डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। इसको हम लिख सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अगर हम ऐसा हम बाद में लिखेंगे, पहले हम इस आर को डिनोट कर लेते हैं। तो डेल्टा आर हमारे पास हो जाएगा आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, जहां पे ये हमारे पास फाइनल वेक्टर है और ये हमारे पास इनिशियल वेक्टर है। सॉरी, ये वाला इनिशियल होएगा क्योंकि हम यहां से यहां जा रहे हैं। ठीक है, और ये फाइनल वेक्टर। तो नीचे हमारे पास आ जाएगा T2 माइनस T1, मतलब इतना टाइम लगा इतना डिस्प्लेस होने में। तो ये भी दो तरीके का होता है हमारे पास, एक होता है एवरेज वेलोसिटी, एक होता है एवरेज वेलोसिटी। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वी एवरेज इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो जनरली यही फॉर्मेट होता है एवरेज का भी। ठीक है, मतलब आपने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, या फिर फाइनल माइनस इनिशियल, तो T2 माइनस T1। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास एक वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि इट इज द डेरिवेटिव, it is the rate change of, it is the rate change of displacement with respect to time। तो टाइम के रेस्पेक्ट में जब डिस्प्लेसमेंट का रेट चेंज होता है तो उसे हम बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू, v इंस्टेंटेनियस हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिटिंग केस हो जाएगा किसका, एवरेज का। अब आपको याद आ रहा होगा मैंने ग्राफ के अंदर ये लिमिट कैसे लगाना बताया था, जब 2 पॉइंट्स होते थे तो एवरेज निकालते थे, याद आ रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स के कैलकुलस वाले पार्ट में बताया था, जब 2 पॉइंट्स होते हैं तो एवरेज निकालते हैं। लेकिन वही दोनों पॉइंट बिल्कुल पास आके बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है, तो डेल्टा टी 0 हो जाता है, उस केस में हमें एक सिंगल पॉइंट पर स्लोप निकलता है। ठीक है, तो वही चीज हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास v इंस्टेंटेनियस कितना आ जाएगा, हमारे पास v इंस्टेंटेनियस आ जाएगा dr/dt, ये हमारे पास आ गया है v इंस्टेंटेनियस। तो वेलोसिटी के बारे में ये कुछ जनरल फॉर्मूलेज हैं कि अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, और अगर आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। अब वेलोसिटी भी स्टूडेंट्स दो तरीके की होती है, और वो दो तरीके होते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को क्या बोल देंगे हम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को बोल देंगे कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डजंट चेंजेस। मतलब अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड में हमने क्या बताया था, यूनिफॉर्म स्पीड में हमने बताया था कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ पर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी के साथ डायरेक्शनल नेचर भी होता है। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी को तभी यूनिफॉर्म बोलेंगे जब उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ठीक है ना, जो उसका मैग्नीट्यूड अभी था वही बाद में भी रहेगा, जो डायरेक्शन अभी थी मूवमेंट की, मोशन की, वही बाद में भी रहेगी, तो इसे अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और उसके बाद दूसरा आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हो जाएगा कि बोथ और इधर कैन चेंज, बोथ और आइदर कैन चेंज, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई एक चेंज हो जाए या फिर दोनों ही एक साथ चेंज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आपको ये जनरल डेफिनेशंस हैं, है ना, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल इस तरीके से फ्रेम किया जाएगा कि उसमें से वो आपको न्यूमेरिकल का एनालिसिस करवा के ये भी पूछ सकता है कि क्वेश्चन में दिया गया जो जर्नी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का सेशन भी अच्छा लगा होगा, आपने इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और आपसे मैं कुछ थोड़ी देर बातें करना चाहूंगा, तो अगर आपके पास आपका कीमती वक्त मेरे लिए हो तो आप मेरी बात जरूर सुने। ये जो मैंने चैनल खोला है, इस चैनल का मेन पर्पस है कि मैं नीट और आईआईटी एडवांस लेवल तक का जो कंटेंट है वो आप सभी के साथ शेयर करूं, ताकि जिसके अंदर प्रतिभा है वो इस चीज का या फिर इस सहायता का भरपूर लाभ उठाए और अपनी प्रतिभा को गौरवान्वित करे, ठीक है ना। इसमें अगर मेरा थोड़ा सा योगदान होगा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। आगामी जो जेईई मेंस का एग्जाम है वो अप्रैल में होने वाला है। मुझे यह बताते हुए बहुत ही खेद है कि अप्रैल के महीने तक हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। समय के अभाव के रहते
मैं एक दिन में एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर ही अपलोड कर सकता हूँ, और उसमें भी एडिटिंग वगैरह में और लेक्चर की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप समझदार हैं, 24 घंटे भगवान ने आपको दिए हैं, 24 घंटे भगवान ने मुझे दिए हैं। मेरे पास आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपके पास मेरे से कम एक्सपीरियंस है, तो बस यहीं पर अंतर आ जाता है। लेकिन समय का जो कोऑर्डिनेट है, टी समय का जो कोऑर्डिनेट है, वो भगवान ने जितना आपको दिया है 24 आवर्स, उतना ही मुझे दिया है ना। तो मैं अपनी पूरी कुशलता के साथ ये कोशिश करूंगा कि 1 या 1.5 साल में जितना ज़्यादा, जितनी जल्दी हो सके, आपको 11th 12th फिजिक्स या नीट और जेई फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाए इस चैनल पे। मेरे चैनल पर साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।